Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of the types of cost. So in the last lecture we discussed about the total cost of production और हमने बात की थी कि जो total cost of production है वो आपको incur करनी पड़ेगी on the factors of production क्योंकि हम बात कर रहे हैं short run cost की तो short run के अंदर जितने भी factors of production होंगे there are two types. One are the fixed factors of production and other one are the variable factors of production. तो जो cost होंगी वो भी दो तरह की होंगी किसके अंदर short run के अंदर कौन कौन सी फर्स्ट वन आर द फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर वन आर द वेरिएबल कॉस्ट. तो हमने सबसे पहली टाइप ऑफ कॉस्ट जो है जिसको हमने डिस्कस किया दैट इज द टोटल कॉस्ट और हमने टोटल कॉस्ट के दो पार्ट्स कर दिए. एक हमने कर दिया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक हमने कर दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अगर हमें टोटल कॉस्ट पता लगानी है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता लगानी पड़ेगी, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता लगानी पड़ेगी, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी. तो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की. तो अब हम बात करते हैं ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ दैट व्हिच इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो नाम से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है शॉर्ट फॉर्म टीवीसी. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल टाइप ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंसेस incurred by a producer on the किसके ऊपर पढ़ेंगे अब, on the variable factors of production. ठीक है, कि वो अब ये सारे वो मॉनेटरी एक्सपेंसेस हैं which are incurred by a producer on all the variable factors of production. ठीक है, अब नाम से क्लियर कर लो क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है. अब यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप चेंज कर सकते हैं. जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे आप उनको चेंज नहीं कर सकते थे. जो वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन है आप उनको चेंज कर सकते हैं, और अगर चेंज कर सकते हैं तो आप कॉस्ट भी चेंज कर सकते हैं. जैसे हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कहा था कि अब ये फैक्टर तो चेंज नहीं होने वाले, तो हमने कॉस्ट भी चेंज नहीं करी थी. हमने कॉस्ट भी सीधा लिख दिया था 10 10 10 10 10, चेंज ही नहीं करी. वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज हो रहा है बट फैक्टर फिक्स है तो कॉस्ट भी फिक्स है. अब इसमें क्या होगा, अब अगर हम इसको आउटपुट के साथ कोरिलेट करते हैं, यहां पे आउटपुट आ गया, यहां पे हम लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, और हम इसको भी 1000 में ले लेते हैं, इन 1000. अब क्या होगा, अब अगर आपने आउटपुट ज्यादा करनी है, ठीक है, आउटपुट आपने ज्यादा करनी है तो क्या होगा, अगर आपने आउटपुट ज्यादा करनी है तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये वो है जो चेंज हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप आउटपुट ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी. क्यों, क्योंकि अगर आउटपुट ज्यादा करनी है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पहले से ज्यादा लगाने पड़ेंगे. अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल आप पहले से ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस्ट भी आपको ज्यादा पड़ेगी. अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं, पहली इसके अंदर होगा अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. अब जो वेरिएबल फैक्टर्स पे पड़ी है, वेरिएबल फैक्टर नहीं लिखना, अगर हम इसको एम्प्लॉइज के हिसाब से देखें तो हम इसमें लिखेंगे टेम्परेरी एम्प्लॉइज. ठीक है, अब क्या होगा, अब सोचो, अब जो आपके परमानेंट एम्प्लॉइज थे उनको तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, मतलब आप उनसे काम कराओ चाहे ना कराओ, कम कराओ ज्यादा कराओ, उनको तो उतनी ही सैलरी देनी पड़ेगी. तो जो आपके परमानेंट एम्प्लॉइज थे वो थे आपके फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट पड़ी वो भी क्या हुई, फिक्स्ड कॉस्ट. बट अब क्या है, जो आपके टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं या जो आपके डेली वेजरर्स हैं, अब क्या होगा,
अगर आपने प्रोडक्शन बंद करनी है, आप कहते हैं हमने प्रोडक्शन करनी ही नहीं, तो क्या होगा? मान लो आप सोचो आपने एक हफ्ते तक कोई प्रोडक्शन नहीं करनी, तो क्या होगा? आप परमानेंट एम्प्लॉय को तो निकाल नहीं सकते, उसको तो रखना ही पड़ेगा, उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी। बट जो डेली वेजरर्स होंगे, आप उनको क्या बोलेंगे? आप उनको बोलेंगे देखो जी, अब एक हफ्ते के लिए फैक्ट्री बंद है, एक हफ्ते तक कोई काम नहीं, तो हम आपको एक हफ्ते के लिए काम से बाहर निकाल रहे हैं, तो आप जाओ, एक हफ्ते बाद फैक्ट्री खुलेगी तो आ जाना। अब सोचो कि आपने एक हफ्ते के लिए सारे के सारे जो भी आपके टेम्परेरी इंप्लॉइज थे, जो आपके डेली वेजरर्स थे, आपने उनको काम से बाहर निकाल दिया। क्यों काम से बाहर निकाला? क्योंकि आपने आउटपुट कितनी करनी थी? 0, मतलब आपने आउटपुट करनी नहीं थी। तो सारे डेली वेजरर्स, सारे नॉन परमानेंट इंप्लॉइज बाहर निकल गए। अब क्या आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं देनी पड़ेगी? अरे वो तो डेली वेजरर्स हैं। अगर हमें आउटपुट ज्यादा करनी होगी तो जो ये डेली वेजरर्स होंगे, हम उनको ज्यादा अमाउंट में लगाएंगे, तो इनको सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। बात सोचने वाली है। अगर आउटपुट कम करनी है तो जो वेरिएबल फैक्टर है वो मैं कम लगाऊंगा, तो इनको पेमेंट भी कम करनी पड़ेगी। मुझे आउटपुट करनी ही नहीं तो मैं वेरिएबल फैक्टर काम पे लगाऊंगा ही नहीं, और अगर वेरिएबल फैक्टर काम पे लगाऊंगा ही नहीं तो फिर इनको पेमेंट भी क्यों करनी पड़ेगी? सो क्या होगा? जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगी, ठीक है, जैसे 0 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये अब आउटपुट जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगी। सो अगर आउटपुट इंक्रीज होगी तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होगा, और अगर अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होगा, सो अमाउंट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर आप आउटपुट ज्यादा करेंगे, वेरिएबल फैक्टर ज्यादा लगाएंगे, वेरिएबल फैक्टर ज्यादा लगाएंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी। आप आउटपुट कम करेंगे, वेरिएबल फैक्टर कम लगाएंगे, कॉस्ट भी कम पड़ेगी। आपने आउटपुट करनी नहीं, आपने आउटपुट करनी नहीं तो आप वेरिएबल फैक्टर काम पे लगाओगे नहीं, वेरिएबल फैक्टर काम पे लगाओगे नहीं तो कॉस्ट आपको पड़ेगी नहीं। सो अगर आपकी आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी होगी? 0। सो पहली बात तो ये कि जो भी आपके टेम्परेरी इंप्लॉइज हैं उनकी सैलरी, ठीक है, तो अब यहां पे लिख लेते हैं सैलरी ऑफ टेम्परेरी इंप्लॉइज। उसके बाद आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑन रॉ मटेरियल। आपको जबरदस्ती तो है नहीं कि रॉ मटेरियल आपको परचेज करना ही पड़ेगा। आपने प्रोडक्शन करनी है तो भी परचेज करना पड़ेगा, आपने नहीं करनी तो भी करना पड़ेगा। ये कौन से कानून में लिखा है भी? अगर मैंने प्रोडक्शन करनी ही नहीं तो मैं रॉ मटेरियल लेके क्या करूंगा? सो अगर प्रोडक्शन 0 तो अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल 0, सो द कॉस्ट ऑन दैट रॉ मटेरियल इज आल्सो 0। एंड इफ मुझे आउटपुट कम करनी है, रॉ मटेरियल कम लूंगा, कॉस्ट कम पड़ेगी। आउटपुट ज्यादा करनी है, रॉ मटेरियल ज्यादा लूंगा, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। सो क्या होगा? जो भी आप रॉ मटेरियल के ऊपर कॉस्ट बियर करोगे वो भी क्या होगा? वो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट में अंदर आएगी। कि अगर आउटपुट ज्यादा करनी है, रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ेगा, कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी। आपने आउटपुट कम करनी है, रॉ मटेरियल कम खरीदना पड़ेगा तो कॉस्ट कम पड़ेगी। और अगर आउटपुट करनी नहीं तो रॉ मटेरियल की जरूरत ही नहीं है। So the cost on the raw material also change with the change in output. तो अगर ये भी क्या है? ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब जो हमने इलेक्ट्रिसिटी के मिनिमम चार्जेस किए थे वो तो थे फिक्स्ड कॉस्ट, वो तो आपको बियर करने पड़ेंगे। उस जो आपका एक मिनिमम चार्जेस हैं उसके बाद ध्यान से जो मिनिमम चार्जेस हैं वो तो देने ही पड़ेंगे, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर फोन लगा हुआ है, फोन के एक मिनिमम चार्जेस आने ही आने हैं, ठीक है, वो भी फिक्स्ड कॉस्ट है। पर उसके ऊपर मान लो आपको जियो का आपने कनेक्शन ले लिया, वो कहते हैं आपको पर डे का 1.5 जीबी ऑफ डाटा जो है वो फ्री है, या मान लो आपको 2 जीबी ऑफ डाटा फ्री है, ठीक है। अब 2 जीबी तक आप यूज कर रहे हैं ना, तो आपको नया प्लान लेने की जरूरत नहीं है, आप उसमें ही कवर कर जाएंगे, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है। पर अगर आपने उससे ज्यादा डाटा यूज किया तो जितना डाटा आप ज्यादा यूज करेंगे उसके ऊपर उसके हिसाब से पैसे लगेंगे। अगर तो उसके ऊपर डाटा यूज करेंगे तो पैसे पड़ जाएंगे, अगर उसके ऊपर डाटा नहीं यूज करेंगे तो पैसे नहीं पड़ेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतने ज्यादा पैसे पड़ेंगे। वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो इलेक्ट्रिसिटी के मिनिमम चार्जेस हैं वो तो फिक्स्ड हैं, उसके बाद आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल
changes with that change in the electricity consumption. So क्या होगा, इसके अंदर हम लेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चार्जेस, वो भी इसमें आ जाएंगे. सो ये सारी क्या है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है. भी जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज है वो भी वेरिएबल है, ठीक है. जो रॉ मटेरियल है वो भी वेरिएबल है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन वो भी वेरिएबल है आफ्टर द मिनिमम चार्जेस. ओके, वैसे फोन आफ्टर द वेरिएबल, ठीक है. तो अब क्या हो, अगर मुझे आउटपुट करनी है सिर्फ सिंगल यूनिट की, 1 यूनिट, ठीक है. सो अगर मुझे सिर्फ एक ही यूनिट बनाना है तो मुझे ये जो वेरिएबल फैक्टर है ये कम अमाउंट में लगाने पड़ेंगे. कम अमाउंट में लगेंगे तो कॉस्ट कम पड़ेगी. सो मान लो फर्स्ट यूनिट मैंने प्रोड्यूस किया तो उसके लिए मुझे कॉस्ट पड़ी 10,000. ठीक हो गया, क्लियर. अब अगर मैंने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करना है, अब सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करना है तो 10 के साथ यहां पे 20 नहीं आना चाहिए. क्यों नहीं आना चाहिए? अब इसके लिए मुझे प्रोडक्शन फंक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा. प्रोडक्शन फंक्शन में जब हमने शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन या हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था, उसमें अगर आप मार्जिनल प्रोडक्शन को याद करें तो मैंने आपको एक टेबल बनवाया था मार्जिनल प्रोडक्शन का. मैंने कहा था फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, द इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स. मतलब क्या होता है, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं. इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं मतलब कि जो वेरिएबल फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है. याद करो प्रोडक्शन फंक्शन का टेबल, मार्जिनल प्रोडक्शन बनाई थी, मैंने कहा था 1 2 3 4. हर बार क्या हो रहा है, जो अगला फैक्टर प्रोडक्शन आ रहा है ना वो क्या होगा, वो आपको पहले से ज्यादा काम करके देगा. तभी तो 1 2 3 4 मतलब फर्स्ट आपने वेरिएबल फैक्टर लगाया, उसने आपको एक यूनिट बना के दिया. सेकंड लगाया, उसने आपको 2 यूनिट बना के दिए. थर्ड लाया, उसने आपने 3 यूनिट बना के दिए. फोर्थ फैक्टर लगाया, आपको उसने 4 यूनिट्स बना के दिए. तो हर बार अगला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या कर रहा है, आपको पहले से ज्यादा काम करके दे रहा है. तो क्या हो रहा है, आपको प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है. अब कॉस्ट किस पे पड़नी है, वो तो प्रोडक्शन पे पड़नी है. अब अगर अगले फैक्टर ने आपको पिछले वाले से ज्यादा काम करके दिया तो आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी. ध्यान से सोचो, वहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न होंगे, कॉस्ट के अंदर क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न होंगे. क्योंकि अगर हर एक अगला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पिछले वाले से ज्यादा काम करके दे रहा है, इसका मतलब यह होगा कि उसके ऊपर आपको जो कॉस्ट पड़ेगी ना वो कम पड़ेगी. तो पहले सोचो, पहले 0 पे 0 थी, 1 के ऊपर मैंने जब 1 प्रोडक्शन करनी थी मैंने इसको कितना इंक्रीज कराया, 10. अगली बार मुझे इसको कम इंक्रीज कराना है. पहले 10 इंक्रीज कराया ना, अभी उससे कम, यानी कि मान लो कि 8, तो मैंने 18 लिख दिया. यानी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन आउटपुट, बट हर बार जो कॉस्ट इंक्रीज होगी वो पहले से कम अमाउंट में इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि उधर प्रोडक्शन के अंदर आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं, तो यहां पे कॉस्ट में आपने डिक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न्स दिखाने हैं. अब क्या हुआ, अब मैंने एक और वेरिएबल फैक्टर काम पे लगाया. तो पहले पर्सन ने 1 काम करके दिया था, अगले ने 2 काम करके दिया था, अगले ने 3 काम करके दिया था. मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है ना. सो अब अगले ने और ज्यादा काम करके दे दिया. अब पहले पे कॉस्ट पड़ी थी 10, दूसरे पे पड़ी थी 18, अब तीसरे ने और ज्यादा काम करके दिया तो उस पे कॉस्ट और कम पड़ेगी. तो अगर मैंने पहली बार 10 इंक्रीज की थी, अगली बार 8 इंक्रीज की है, तो अगली बार और कम इंक्रीज करनी है, तो मैंने अगली बार करी 6 इंक्रीज, तो ये बन गई 24. फिर मैंने फोर्थ को काम पे लगाया. अब फोर्थ लेबरर ने मुझे और ज्यादा काम करके दिया. मतलब पहले ने 1 तो मैंने 10 बढ़ाई, अगले ने 2 तो मैंने 8 बढ़ाई, अगले ने 3 काम किया, मैंने 6 बढ़ाई, अगले ने 4 काम किया, तो मैं और कम बढ़ाऊंगा तो 28. ठीक, प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग शो करना है तो कॉस्ट में डिक्रीजिंग शो करना है. हर बार कॉस्ट बढ़ानी है बट हर बार पहले से कम बढ़ानी है. तो अब फिफ्थ में क्या हुआ, अब वहां पर प्रोडक्शन में मुझे मिले कांस्टेंट रिटर्न.
पहले क्या होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं। हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पिछले वाले से ज्यादा काम करके देता है, ठीक है, ज्यादा काम करके देगा तो क्या होगा, आपको बेनिफिट होंगे, आपकी कॉस्ट क्या होगा, हर बार पहले से कम बढ़ेगी, बढ़ेगी पर कम बढ़ेगी, क्योंकि जैसे आउटपुट बढ़ाएंगे वेरिएबल फैक्टर ज्यादा लगाने पड़ेंगे, कॉस्ट आपने बढ़ानी है, कॉस्ट कम मत कर देना, क्योंकि हमने कहा था कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन आउटपुट, आउटपुट इंक्रीज होगी तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। कॉस्ट इंक्रीज करानी है बट हर बार पहले से कम इंक्रीज करानी है, तो मैं कहूंगा कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। ओके, सो पहले 10 फिर 8 फिर 6 फिर 4, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे थे, अब मिले कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न मतलब अब 1 2 3 4 काम हो रहा था, पांचवा बंदा काम पे लगाया, पिछले वाले ने 4 काम किया था ना, तो उसने भी 4 ही किया, तो अगर 4 इंक्रीज हुआ था तो यहां मैंने कॉस्ट कितनी इंक्रीज की थी 4, अब अगले ने भी 4 काम कर दिया तो मेरे को कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है, तो यहां पर कॉस्ट जो है वो भी क्या होगा, वो कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होगी, कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होगी, मैंने ये नहीं कहा कि कांस्टेंट होगी, ठीक। तो पिछली बार कितनी इंक्रीज हुई थी 4, तो अभी भी कितनी इंक्रीज करूंगा 4, तो 32। अब 6 लेबर काम पे लगाया, अब हो गए डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट, ठीक है, 1 2 3 4 4 नहीं था, अब अगला काम पे लगाया, उसने करे 3 यूनिट्स प्रोड्यूस, यानी अब अगला पर्सन मुझे पिछले वाले से कम काम करके दे रहा है, कम काम करके दे रहा है तो मतलब अब कॉस्ट उस पर पड़ेगी ज्यादा, तो पिछली बार कितनी बढ़ाई थी 4, अभी ज्यादा बढ़ाओ, तो कितनी बढ़ाएंगे 6, मान लो 38, ठीक। अब अगले ने और कम काम करके दिया, पिछले ने 3 किया था ना, अभी वाले ने 2 किया, तो क्या हुआ, अब उस पे कॉस्ट और ज्यादा पड़ेगी, पिछली बार कितनी बढ़ाई थी 6, अभी बढ़ाओ 8, तो कितना हो गया 46, एक और काम पे लगाया, पिछली बार 6, देखो ध्यान से 6 फिर 8, अगले ने और कम काम करके दिया, 4 था फिर 3 यूनिट बनाए फिर 2 यूनिट बनाए, अब अगले ने सिर्फ एक ही यूनिट बना के दिया, ठीक, तब कॉस्ट उस पर और ज्यादा पड़ेगी, तो पिछली बार कितनी बढ़ाई थी 8, अभी बढ़ाओ 10, तो कितना हो गया 56, एक बंदा और लगा दिया, अब उसने और कम काम करके देना है, पिछले वाले ने 1 यूनिट बना के दिया था ना, अगले वाले ने मुझे हाफ यूनिट बना के दिया, तो कॉस्ट और ज्यादा पड़ी, सो पिछली बार कितनी इंक्रीज की थी, देखो पहले 10, अब कितनी करी 12, यानी आपने क्या करना है, जो वेरिएबल कॉस्ट बनानी है बहुत ध्यान से बनानी है, वेरिएबल कॉस्ट बनाने के टाइम पे आपने जो आपका शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आपने उसको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां पर पहले पहले इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, तो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं तो कॉस्ट में आपने डिमिनिशिंग रिटर्न्स दिखाने हैं, ठीक है, तो पहले 10 बढ़ाई फिर 8 बढ़ाई फिर 6 बढ़ाई फिर 4 बढ़ाई, ठीक हो गया, अब वहां पे कांस्टेंट रिटर्न, तो यहां पर भी कांस्टेंट दिखा देना, पिछली बार 4 बढ़ाई फिर 4 बढ़ाई, अब वहां पे डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू हुए, मतलब प्रोडक्शन में हर अगला वेरिएबल फैक्टर आपको पिछले वाले से कम काम करके दे रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी, पिछली बार 4 बढ़ाई थी, अब अगली बार 6 बढ़ाना, अगली बार 8 बढ़ाना, अगली बार 10 बढ़ाना, अगली बार 12 बढ़ाना, तो यहाँ पे जब वहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ पे कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट पर, वहां पे कांस्टेंट रिटर्न, यहाँ पे कॉस्ट कांस्टेंट रेट पर, वहां पर रिटर्न जो है वो डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग रेट पर आपने इंक्रीज करा देनी है। अब अगर ये आपका बन गया, अब यही टेबल जो है ध्यान रखना, यही जो एक टेबल है, जो एक मैंने पीछे फिक्स्ड कॉस्ट का बनाया, ये मैंने वेरिएबल कॉस्ट का बनाया, यही टेबल पूरे चैप्टर में यूज होगा, हम कोई नया टेबल नहीं बनाएंगे, जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर किया था। अब अगर हमने इसको डायग्राम के थ्रू दिखाना है, तो अब इसके डायग्राम बनाइए। सो यहां पे हम लेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, किसमें 1000 में, ठीक है, और यहां पे हम लेंगे आउटपुट, so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 6 7 8 and 9, ठीक है, आउटपुट नहीं लिखना तो आप यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि आप कॉस्ट जो है वो वेरिएबल फैक्टर पे लगा रहे हैं, तो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी लिख सकते हैं, और इनके थ्रू क्या होगा, आपकी आउटपुट होगी, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट है वो आउटपुट के चेंज होने से चेंज होगी,
ठीक है। सो अगर आपने कंफ्यूज नहीं होना है इस केस में, तो आप यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर मत लिखो, क्योंकि वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। यहाँ पे आप आउटपुट ही लिख लो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सो अब यहाँ पे हमने स्केल लेना है ऑन वाई एक्सेस। सो मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 68, तो हम 10 का स्केल ले लेते हैं। सो इट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। क्या? अब आउटपुट 0 तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0, तो 0 पे 0, तो ये शुरू होगी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। हो गया? 0 आउटपुट है और कॉस्ट भी कितनी है? 0। 1 आउटपुट पे कॉस्ट है 10, 1 पे 10, तो हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे हम डायग्राम बनाते हैं कि 1 पे हम जो है वो 10 कॉस्ट जो है वो लेने वाले हैं। सो अब कॉस्ट है 10 और आउटपुट है 1। सो आउटपुट 1 कॉस्ट 10, आउटपुट 2 कॉस्ट 18। अगर 18 पे है तो यहां पे आ जाएगा 18, यहां पे 2, ये पॉइंट आ गया। 3 पे 24, 3 पे 24, सो दिस इज 24, दिस इज अ पॉइंट। 4 पे 28, तो 4 पे 28, so this is the point। 5 पे 32, so this is 32। 6 पे 38, 6 पे 38, so this is the point। 7 पे 46, so it is 46। ठीक है। 8 पे 56, so here is 56। this is the point। और 9 पे 68, so this is 68। so this is the point। okay। अब अगर आप क्या करें, इन सारे पॉइंट्स को मिला दें। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये। सो दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब इस कर्व को जरा ध्यान से देखिए और ये पता लगे कि आपको इससे क्या पता लग रहा है। देखो, पहले ये कर्व कैसे जा रही है, ये यहां तक, तो अब यहां तक तो ये धीरे 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 ऊपर जा रही है, इस पॉइंट तक, 4th तक, यहां तक ये कर्व बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर जा रही है। देखो कैसे, देखो पहले कॉस्ट इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर कम हो गई, उस ये बराबर है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये देखो, ये डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, भी ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। इसके पॉइंट से इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, इसने अचानक से स्पीड पकड़ ली और ये ऐसे बन गई। मतलब अगर हम ऐसे बनाए तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, और अगर मैं इसको बिना पॉइंट्स के बनाऊं, ठीक है, अब मैं पॉइंट्स नहीं लेने वाला, मैं बिना पॉइंट्स के बना रहा हूं, तो बिना पॉइंट्स के कैसे बनेगी, यहां पर हम आउटपुट और यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये पहली बात तो ये कि ओरिजिन से स्टार्ट होगी। पहले क्या होगा, ये ऐसे इंक्रीज होगी, ऐसे, ये देखो धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी। and now look at the speed, boom। so this is called a total variable cost। अब अगर आप प्रोडक्शन की कर्व देखें तो प्रोडक्शन कर्व कैसे बनी होगी, अगर आप जो टोटल प्रोडक्शन कर्व बनाई थी हमने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, अगर उसको ध्यान से देखें ना, तो उसमें पता क्या था, यहां पे था यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। हमने एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिए थे और वाई एक्सिस पे हमने ली थी टोटल प्रोडक्शन। तो अगर उसको देखें तो यहां से शुरू हो रहा था, वो भी 0 से, क्योंकि अगर आपने कोई वेरिएबल फैक्टर नहीं लगाया तो प्रोडक्शन तो होनी नहीं। अब वो जो प्रोडक्शन हो रही थी वो ऐसे हो रही थी, अगर आपको याद हो तो दिस इज योर टोटल प्रोडक्शन कर्व। लुक एट दिस, कंपेयर करो इन दोनों को।
प्रोडक्शन पहले इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज, देखो बड़ी फास्ट इंक्रीज हो रही है, क्यों? आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, तो इसलिए प्रोडक्शन बड़ी फास्ट इंक्रीज होगी। इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है तो कॉस्ट क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो यहां तक धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्शन के अंदर आपके डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू हो जाएंगे। देखो अब प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रही है, ये धीरे धीरे, तो आपकी कॉस्ट में क्या होगा? बड़ी फास्ट इंक्रीज होगी। और अगर प्रोडक्शन माइनस में गई तो कॉस्ट ने तो और स्पीड पकड़ लेनी है। सो प्रोडक्शन कर्व एंड द वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या होगा? टोटली इनवर्स जाएंगे एक दूसरे के। अगर प्रोडक्शन बड़ी फास्ट रेट पे इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट धीरे धीरे इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट बड़ी फास्ट रेट पे इंक्रीज होगी। सो ये हमेशा एक दूसरे के इनवर्स ही होती है। नाउ इट्स क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं अपनी टोटल कॉस्ट की। अब वो तो सिंपल है, अब उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट हमने ये जो दो टेबल अभी बनाए हैं, हमने इनको ऐड ही करना है बस, और हमने कुछ नहीं करना। सो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल कॉस्ट। सो मैंने टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी करा दी। ये क्या है? इट्स अ टोटल मॉनेटरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन प्रोड्यूसिंग अ गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इट इंक्लूड्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे है? इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तब क्या करें? अब जो अभी दो टेबल हमने बनाए, बस उनको इकट्ठा करने वाले हैं। यहाँ पे आउटपुट लिया, यहाँ पे ली हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे ली हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आउटपुट 0 से स्टार्ट करते हैं, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो फिक्स है, ये तो आपको उतनी अमाउंट में पढ़नी है, चाहे आप जितनी मर्जी आउटपुट कर लो, ये तो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 0। नया टेबल बनाने की कोशिश मत करना, जो ऑलरेडी टेबल बनाया उसी को ही यूज करना है। तो फर्स्ट पे कितनी थी? 10, देन 18, देन अब 8 इंक्रीज की, अब 6 करनी है, 24, देन 4 करनी है, 28, देन अगेन 4 करनी है, 32, देन 38, 46, 8 इंक्रीज किए, 10 इंक्रीज करने हैं, 56, 12 इंक्रीज करने हैं, 68। नाउ इट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे? इन दोनों को ऐड कर दो। सो 10 क्या होगा? 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56, 66 एंड 78। तो ये आ गया आपकी टोटल कॉस्ट। क्लियर? अब क्या करना है? अब इसकी डायग्राम बना देंगे। सो दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लेने वाले हैं कॉस्ट। आप सिर्फ कॉस्ट लिख दीजिए, कॉस्ट में सारी कॉस्ट आ जाएंगी, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाएगी, वेरिएबल भी आ जाएगी और टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट। ठीक है, आउटपुट हमारी है 0 to 9। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहां पे हमने अब दोनों दिखाने हैं, तो हम फिर से 10 का स्केल लेने वाले हैं, 78 तक जाना है। तो 3 4 5 6 7 8। तो 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। क्लियर? सबसे पहले बनाते हैं हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व। अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनानी है वो तो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है? सिर्फ एक पैरेलल लाइन लगा देनी है एक्स एक्सिस के। सो दिस इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व व्हिच इज 10। ये तो चेंज नहीं होगी। अब हम बनाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो कैसे बनेगी? अब ध्यान से, वो होगी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट। ठीक है, 0 पे 0, तो 0 पे 0, सो दिस इज द पॉइंट। 1 पे 10, मैं पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट बना रहा हूं, फिर इन दोनों को ऐड करके दिस वन और जो अभी बन रही है टोटल वेरिएबल, दोनों को ऐड करके बनेगी टोटल कॉस्ट। 1 पे 10, सो 1 पे 10, सो दिस इज द पॉइंट। 2 पे 18, 2 पे 18, तो ये आ गया पॉइंट। 3 पे 24, 3 पे 24। मैंने पहले कहा कि नया टेबल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, पुराना टेबल ही यूज कीजिएगा। 3 पे 24 हो गई। 4 पे 30, 4 पे 28,
4 पे 28, so this is the point of 28. Fifth पे 32, तो 5 पे 32, so this is the point of 32. Then sixth पे 38, sixth पे 38, so this is the point. Seventh पे 46, seventh पे 46, so this is the point of 46. Eighth पे 56, eighth पे 56, so this is the point of 56. Then ninth पे 68, ninth पे 68, so this is the point of 68. ठीक है, तो इसको मिला दो. So this is your total variable cost का. ओके, देखिए ध्यान से, पहले क्या हो रहा है, धीरे 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 इंक्रीज हो रही है, एकदम से स्पीड पकड़ गई. जब क्या हुआ, प्रोडक्शन के अंदर हमें डिक्रीजिंग रिटर्न मिलने शुरू हुए, तो हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो बड़ी फास्ट रेट पे इंक्रीज हुई. पहले जो है वो डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगी, 10, 8, 6, 4, हर बार पहले से कम इंक्रीज हो रही है. फिर कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होगी, पहले 4 हुई थी, अभी भी 4 हुई है. उसके बाद इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगी, 6, 8, 10, 12. ठीक, अब इन दोनों को ऐड करके तो क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं अपनी अगली कॉस्ट विच इज द टोटल कॉस्ट कर्व. अब कैसे, देखो 0 पे 10, तो 0 पे 10, so this is the point. 1 पे 20, 1 पे 20, this is the point. 2 पे 28, 2 पे 28, so this is the point. 3 पे 34, 3 पे 34, so this is the point. 4 पे 38, 4 पे 38, so this is the point. 5 पे 42, 5 पे 42, this is the point. 6 पे 48, 6 पे 48, so this is the point. 7th पे 56, 7th पे 56, so this is the point. 8th पे 66, 8th पे 66, so this is the point. और 9th पे 78, 9th पे 78, so this is the point. अब इनको मिला दो. So this is your total cost curve. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ये जो टोटल कॉस्ट है और ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये देखो ध्यान से बिल्कुल पैरेलल जा रही है. इनका ये जो गैप है ना, ये टोटल कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ये गैप जो है वो सेम रहेगा. क्यों, क्योंकि देखो हमने कहा कि टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, इट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. हमने जो डिफरेंस पता करना है वो किसका करना है, मुझे एक गैप पता करना है. ये जहां पे मुझे क्रॉस लगाए हैं, ये मुझे गैप पता करना है. मुझे गैप पता करना मतलब डिफरेंस पता करना है. किसका, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का. तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, तो इसको उठा के इधर ले आओ. सो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये किसके बराबर आया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के. ठीक, सो द गैप बिटवीन दीज टू, ये जो क्रॉस है ये किसके बराबर है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है. The difference between total cost and total variable cost is always equal to total fixed cost. अब total fixed cost तो fix है, वो तो देखो 10 है, अब उसमें तो चेंज होना नहीं. सो इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस होता है टोटल कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, वो हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है. और फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, तो इसलिए दोनों का गैप भी चेंज नहीं होगा. ये दोनों कर्व हमेशा एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, ये आपने ध्यान रखना है. चेक कर सकते हैं, देखो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 28 माइनस 18 10, इसका भी 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 10, तो इसका भी 10. तो 10 क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है. तो ये जो क्रॉस लगाए हैं ये क्या है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि फिक्स है, जो आउटपुट के चेंज होने पर चेंज नहीं होती. सो इफ देयर इज अ चेंज इन आउटपुट, द गैप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये भी चेंज नहीं होगा. इसलिए टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमेशा पैरेलल होंगी. ये आपने ध्यान रखना है, डायग्राम बनाने के टाइम पे इनका गैप जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टोटल कॉस्ट
in the next lecture we'll discuss about another monetary cost which is called the average cost. So till then, it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best.